दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे सभी चैनलों पर। आज जिला परिषद के उपचुनाव को लेकर के हम चर्चा करेंगे और आज की ये जो चर्चा है ये हम आपको कई चैनलों के माध्यम से दिखा रहे हैं, जिनका जिक्र मैं करना चाहूँगा। आप जिस भी चैनल पर देखना चाहे उस चैनल पर ये प्रसारण देख सकते हैं। सबसे पहले द न्यूज़ नेटवर्क, जिस पर अभी आप देख रहे हैं। इसके अलावा सभी चैनलों पर अभी लाइव चल रहा है गलियारा टुडे, युवा आवाज़, शान ए उकलाना, उकलाना एक्सप्रेस और स्टार हरियाणा HR20, जो कि मनदीप बिठमड़ा जी का चैनल है। आज हम चर्चा करेंगे जिला परिषद के उपचुनाव को लेकर के क्या कुछ रहा है, क्योंकि आज की स्थिति जो है वो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आज चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है। सभी प्रत्याशियों ने आज अपनी ताकत भी दिखाने की कोशिश की है और अपना चुनाव प्रचार एक शांति प्रिय तरीके से समाप्त किया है। इस मतदान को लेकर के इस चर्चा में मेरे साथ गलियारा के संपादक इंद्रपाल चाहर जी है, जो मेरे इस तरफ बैठे हैं। इसके अलावा युवा आवाज़ के डायरेक्टर और संपादक जर्नलिस्ट रघुवीर सिंह जी, वो यहाँ पर बैठे हुए मेरे साथ। आज हम तीनों आप लोगों के बीच में जिला परिषद उपचुनाव को लेकर के चर्चा करेंगे, एक समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले इंद्रपाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। रघुवीर जी, स्वागत है आज की इस चर्चा में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी अच्छा ये एक कह सकते हैं मीडिया का जो एक चेहरा जो है लोगों के सामने आना चाहिए, मीडिया कितनी एक्टिव है, तो ये एक हमारा प्रयास काफ़ी सफल प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल। देखिए, आप लोगों के बीच में एक ऐसी पत्रकारिता हम पेश करना चाहते हैं ताकि आने वाले किसी भी समय में आप लोग मीडिया पर विश्वास करें कि अगर किसी प्रकार की कोई सच आपको देखनी है तो इन चैनलों पर आप उस सच से वाकिफ हो सके। तो इंद्रपाल जी, सबसे पहले आपसे सवाल रहेगा, इस पूरे चुनाव में आपने गांव-गांव जाकर के वार्ड के सभी गांवों में दौरा किया है। आपको ये कैसे लगा कि चुनाव जो है वो किस प्रकार से चल रहा है? नरेश जी, जहाँ तक चुनाव चलने की बात है, अगर इसकी शुरुआत करें, जब उपचुनाव की डेट आई तो उसी समय जो होशियार सिंह सेलवाल के सुपुत्र हैं विकास सेलवाल, उन्होंने सबसे पहले कोशिश की कि वो घोषणा कर दी थी एक प्रकार से कि वो चुनाव मैदान में आने वाले हैं। और उनका पहला प्रयास, सबसे पहला जो प्रयास था, उनकी कोशिश थी कि इस चुनाव में हर हाल में सर्वसहमति बनाई जाए। लेकिन क्योंकि उपचुनाव था और 2024 में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए जो उकलाना के बड़े लीडर हैं, जो उकलाना विधानसभा क्षेत्र की राजनीति करते हैं, उन्होंने इनकी रणनीति को फैल कर दिया। जो सर्वसम्मति की बातें चली थी, जो बड़े लीडर हैं उसमें आप नरेश सेलवाल भी कह सकते हैं, मंत्री अनूप धानक भी कह सकते हैं, आशा खेदड़, सीमा गैबीपुर, या जो भी मतलब आगे चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी कोशिश रही कि किसी भी प्रकार की सर्वसहमति वार्ड नंबर 1 में ना बन पाए। क्योंकि अगर सर्वसहमति बनती तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और ये जो मैसेज था, ये जो भी सभी पार्टियों के सुप्रीमो हैं, उन तक ये एक मैसेज जाना था कि वार्ड 1 में जो उपचुनाव हुआ है उसमें सर्वसहमति हुई है। तो उनके लिए किसी न किसी प्रकार से विकास सेलवाल खतरा बन सकते थे, इसलिए उन्होंने सर्वसहमति इसमें नहीं होने दी। जी रघुवीर जी, एक अच्छी बात जो है इस चुनाव को लेकर के इंद्रपाल जी के द्वारा कही गई है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और आपके अनुभव के अनुसार इस चुनाव पर जो हम शुरुआत की बात करें तो आपने किस प्रकार से इस चुनाव को कवर किया है? क्या आपने ऐसा देखा कि चुनाव जो हुआ है, इस चुनाव में लोगों का कितना रुझान जो है वो बना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, असल में पता ही सभी को है भी, जो पूर्व में जिला पार्षद थे होशियार सिंह सेलवाल जी, उनके निधन के पश्चात ये सीट खाली हो गई। और उस सीट के खाली होने के पश्चात सब लोगों के अंदर एक जो भावनात्मक एक मैसेज मतलब लोगों के बीच में गया भी, अगर
होशियार सिंह जी के परिवार का कोई सदस्य अगर इस चुनाव में उतरता है तो एक सहानुभूति के हिसाब से उसको सर्वसम्मति दे देनी, बना देना चाहिए, कोई भी मतलब खड़ा नहीं होना चाहिए उनके सामने। लेकिन जब ये एक कार्यक्रम हुआ था, जैसा कि आपको पता है, वो एक सम्मान कार्यक्रम 11 गांवों के जो लोगों को बुलाया गया था, मोजिज लोगों को बुलाया गया था, और वहाँ पर बुलाकर आशीर्वाद गार्डन में एक कार्यक्रम इसके लिए हुआ भी था ताकि एक सर्वसम्मति का एक मैसेज जो है वो एक दिया जाए वार्ड के अंदर। तो वहाँ पर थोड़ी चूक मैं मानता हूँ उस टीम की रह गई, विकास सेलवाल की टीम की, क्योंकि जब हम फील्ड में थे तो कुछ लोगों ने हमें मतलब एक प्रकार से शिकायत ये की थी भी हमें बुलाया कुछ और कह के का था और वहाँ कुछ और हुआ, क्योंकि वो एक केवल ये कहा गया था भी एक सम्मान जो है मतलब एक कार्यक्रम रखा गया है, तो ये शिकायतें कुछ आई, तो वहाँ पे एक मतलब कह सकते हैं एक चूक हो गई जो विकास सेलवाल की टीम है उसके द्वारा। और बाकी जो है अभी फ़िलहाल जब हो गया सब कुछ, कैंडिडेट चुनाव में उतर गए हैं, तो फिलहाल सब ने अपने अपने जो है कमर कस ली और आपके सामने भी फिलहाल जो है चुनाव बहुत अच्छे से चल रहा है। यानी कि आपके अनुसार अगर बात करें तो अगर ये टीम जिसका आपने जिक्र किया है, ये टीम अगर इस बात पर ध्यान देती तो ये उपचुनाव एक सर्वसम्मति से भी हो सकता था, यानी कि इसमें कोई अन्य प्रत्याशी जो है वो अपना नामांकन नहीं दाखिल करता। बिल्कुल हो सकता था, ये सबसे बड़ा एक मैसेज था, क्योंकि जब हम किसी को आमंत्रित करते हैं, किसी कार्यक्रम में हम बुला रहे हैं, तो हमें उस कार्यक्रम का मोटिव जो है वो क्लियर करना चाहिए। जब कार्यक्रम के अंदर मोटिव क्लियर नहीं हुआ, उनको ये कहा गया, क्योंकि लोगों ने शिकायत की है हमारे पास, हम नहीं कह रहे, जो वहाँ गए थे जिनके ऊपर बाद में इल्ज़ाम लगाए गए या बाद में ये कहा गया भी इन्होंने पहले उनको हाथ, उनके ऊपर सिर पे हाथ रखा, अब इनके सिर पे हाथ रख रहा है, दल बदल रहे हैं, ऐसे कुछ इल्ज़ाम लगाए गए। उन्होंने हमें ये जवाब दिए हैं, उन्होंने कहा भी हम गए ज़रूर थे, आशीर्वाद भी दिया था, लेकिन वहाँ पर परिस्थिति ऐसी थी, एक भावनात्मक जो कह सकते हैं ना हवा चलती है, क्योंकि सभी कोई भी था, किसी के सर पे हाथ किसके रखना था, रखना तो सिर पे विकास सेलवाल के हाथ था, तो विकास सेलवाल के उन्होंने एक मतलब एक परिवार की तरह उनके ऊपर हाथ रखा, और उस चीज़ को वो किस तरीके से मैसेज वो देना चाहते थे वो शायद वो फेल हो गए थोड़ा सा। लेकिन फिलहाल उसके बाद जो है मतलब चुनाव बहुत अच्छे से हुआ। सर्वसम्मति की बात कर रहा हूँ, वो सर्वसम्मति बन सकती थी अगर उसको अच्छे से उस कार्यक्रम को हैंडल किया जाता तो। जी बिल्कुल दर्शकों, देखिए रघुवीर जी ने जिस प्रकार से ये बात रखी है, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं, लेकिन सभ्य शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने कमेंट आप साथ के साथ में डालते रहिएगा। हम कोशिश करेंगे आपके उन सवालों का जवाब देने की, कोशिश करेंगे आपकी उस राय पर भी चर्चा करने की। इंद्रपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये चुनाव चला है, किस प्रत्याशी ने किस मकसद से जो है इस चुनाव में उतरने की कोशिश की है? नरेश जी, अगर मकसद की बात करें तो सबसे पहले तो बताएंगे कि जितने प्रत्याशी आए हैं, 7 प्रत्याशी इसमें चुनाव मैदान में आए थे। जी। विकास सेलवाल, विजय सेलवाल, रामपाल सोडी बिठमड़ा, अनिल बिठमड़ा, आत्माराम नागर बेरी अकबरपुर, विजयपाल बेदी और पंकज बिठमड़ा। तो इसमें से 2 तो समर्थन कर गए हैं। विजयपाल बेदी ने अनिल बिठमड़ा का समर्थन कर दिया है और पंकज बिठमड़ा ने विजय सेलवाल सूर्यवाड़ा का समर्थन कर दिया है। बिल्कुल, वो आज ही समर्थन जो है वो हुआ है। तो इसमें से कुछ प्रत्याशी तो ये महसूस हो रहा है कि इसी उद्देश्य से उन्होंने नाम भरा था कि या तो अपना एहसान टेक दें कि हम समर्थन करेंगे। इसमें जो मुख्य तौर से मुझे लगता है विकास सेलवाल, विजय सेलवाल, रामपाल सोडी और अनिल बिठमड़ा, ये पूरी तरीके से अभी तक चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और इनका उद्देश्य, विकास सेलवाल और विजय सेलवाल का तो 100% उद्देश्य था फाइट करने का। जहाँ तक बात थी रामपाल सोडी, अनिल बिठमड़ा की, इन्होंने लास्ट टाइम तक मुझे लगता था कि आज की डेट तक जब चुनाव प्रचार बंद हुआ है तो गांव बिठमड़ा एक लास्ट कोशिश कर सकता था इन दोनों प्रत्याशियों पर, क्योंकि पंकज बिठमड़ा तो दौड़ से बाहर हो गए थे, उन्होंने ना अपना प्रचार किया ना कार्यालय खोला, वो तो दौड़ से बाहर थे। बिठमड़ा गांव बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है उकलाना विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में भी और वार्ड नंबर 1 की राजनीति में भी। इसे जिला पार्षद भी पहले इस गांव से रह चुके हैं और जो पिछला चुनाव था उसमें भी गांव बिठमड़ा को कहीं न कहीं ये टिस थी कि जिन्होंने रामफल बिठमड़ा को एक प्रत्याशी के तौर पर पूरे गांव ने उतारा था और वो गांव बिठमड़ा उस पर पूरा नहीं उतर पाया।
तो मुझे लगता था कि आज की डेट तक भी कोई न कोई गेम बिठमड़ा खेल सकता है। जो प्रत्याशी अब मैदान में हैं, रामपाल सोडी और अनिल बिठमड़ा, किसी न किसी प्रकार की कोशिश इनमें से एक प्रत्याशी को रखने की बिठमड़ा की हो सकती थी, लेकिन अब नहीं लग रहा कि कल वो ऐसा कुछ कर पाएंगे। नहीं, वैसे अभी समय है चुनाव में, 9 तारीख को चुनाव होना है, आज की रात बाकी है, कल का दिन बाकी है, समय अभी बाकी है। तो ऐसे में कुछ संभावनाएं आपको दिखाई देती है कि कुछ ऐसा हो भी सकता है? नरेश जी, अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और कल दिन में अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो चुनाव है, अगर बिठमड़ा से एक प्रत्याशी कल भी रहता है तो अचानक सोशल मीडिया के माध्यम से आप कह सकते हैं या वो मैसेज करेंगे, उसके हिसाब से अगर ऐसा हुआ तो सारे का सारा चुनाव एकदम से बदल जाएगा। अच्छा, आज के अगर हम बात करना चाहें, कुछ जातीय आंकड़े भी आपने जुटाए हैं, उनके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं? जातीय आंकड़े हैं प्रत्येक गांव के। अगर हम जातीय आंकड़ों की बात करें तो बिल्कुल चर्चा हम करेंगे अगर आप अनुमति दे, लेकिन साथ ही साथ में रघुवीर जी से भी बातचीत करते रहेंगे। अगर हम इस चुनाव में जातीय आंकड़ों की बात करें तो पूरे जो 11 गांव हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं जी। एक वो गांव हैं जहां से चुनाव प्रत्याशी मैदान में हैं, और एक वो गांव हैं जहां से चुनाव प्रत्याशी मैदान में नहीं है जी। तो अगर हम बात करें गांव सूर्यवाड़ा की, गांव सूर्यवाड़ा में विजय सेलवाल प्रत्याशी मैदान में है। और गांव सूर्यवाड़ा एक ऐसा गांव है, इस गांव में जितनी भी जाति हैं वो अपनी अपनी जाति में एक गोत्र की हैं। अगर पातड़ की जाटों की बात करें तो वो पातड़ गोत्र है, चमार जाति की बात करें तो वो सेलवाल गोत्र है। तो ये एक ऐसा गांव है जिसमें सभी जातियों के एक गोत्र हैं। और जहां तक जातीय आंकड़ों की बात है सूर्यवाड़ा की, कुल 2828 वोट इस गांव में हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मत हैं वो जाटों के हैं 1500 के आसपास। इसके बाद चमार बिरादरी के वोट आते हैं लगभग 900, वाल्मीकि बिरादरी के वोट आते हैं 200, जांगड़ा के वोट हैं 100, बनिया के 25 और मुसलमान के जो वोट हैं वो 12 वोट गांव सूर्यवाड़ा में। जी, तो दर्शकों देखिए, एक गांव का जातीय आंकड़ा हमने आप लोगों के समक्ष जो है वो पेश किया है। ये जातीय आंकड़ा जो है इस चुनाव में क्या कुछ रंग दिखाएगा, ये एक अलग बात है। क्या कुछ असर जो है इस गांव का पड़ने वाला है, ये एक अलग बात है, क्योंकि इस गांव से प्रत्याशी भी मैदान में है। अच्छा रघुवीर जी, लोगों के मन में कई बार ये सवाल रहते हैं कि जैसे इंद्रपाल जी ने बताया कि कुछ ऐसे प्रत्याशी थे जो कि सिर्फ अपना नाम दर्शाने के लिए वो मैदान में आए और उन्होंने प्रचार तक भी शुरू नहीं किया। ऐसे प्रत्याशियों को आप कैसे देखते हैं, और जबकि चुनाव के अंतिम प्रचार का जो अंतिम क्षण है उसमें वो किसी प्रत्याशी का समर्थन कर देते हैं? देखिए, ऐसा है जैसे कि आपको भी पता 7 प्रत्याशी मैदान में उतरे, उनमें से अगर हम बात करें 2 प्रत्याशी आत्माराम जी और विजयपाल बेदी, जिन्होंने पिछले चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, और 3 कैंडिडेट नए तो वैसे विकास सेलवाल भी हैं, लेकिन उनके पिताजी का अनुभव उनको मिला था तो हम उनको थोड़ा सा प्लस पॉइंट दे सकते हैं। विजय सूर्यवाला, पंकज बिठमड़ा और रामपाल सोडी तीनों नए चुनाव मैदान में उतरे। विजय सूर्यवाला जब उतरे तो उन्होंने अपने गांव से एक प्रकार से आशीर्वाद लिया। रामपाल सोडी और अनिल बिठमड़ा दोनों चुनाव मैदान में उतरे तो गांव वालों ने उनको मतलब फ्री हैंड कर दिया भी आप अपना चुनाव लड़िए और अपने तरीके से वोट मांगे, गांव किसी की भी पक्ष में नहीं खड़ा है। बात करें आत्माराम जी की, तीसरे नंबर पर रहे थे वो पिछले बार, लगभग मुझे जहां तक याद है शायद 3500 के करीब वोट उनको आए थे जी। उनकी सबसे बड़ी चूक ये रही इस चुनाव के अंदर भी, वो अपने गांव से पहले उन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया, क्योंकि कई बार क्या होता है भी उनके मन में शायद ये होगा भी मैं खड़ा हो जाता हूं तो गांव अपने आप साथ में आ जाएगा, और वही चीज़ हुई है। अगर हम बात करें विजयपाल बेदी के साथ भी, विजयपाल बेदी ने तो समय से पहले ही मतलब आज से 5-7 दिन पहले ही मतलब उनका समर्थन कर दिया था, और पंकज बिठमड़ा जो कि पर्चा भरकर आए, लेकिन उसके बाद ना तो उन्होंने किसी का फ़ोन उठाया,
ना किसी से शायद बात की, और कहीं पर भी वो मतलब चुनाव अपना कैंपेन चलाते नहीं दिखे। यानी फील्ड में वो दिखाई ही नहीं दी। फील्ड में दिखाई नहीं दिए। वो शायद जैसे क्या होता है, मतलब मानसिक दबाव में एकदम से, जैसे सामाजिक दबाव में आ गए, क्योंकि जब मीडिया, सोशल मीडिया पे कुछ बातें बनने लग गई, कुछ चर्चाएं होने लग गई, तो उन्हें लगा भी इन चर्चाओं को विराम देने के लिए हमें चुनाव मैदान में आना पड़ेगा। लेकिन उनकी सबसे बड़ी गलती यही रही। अगर वो चुनाव मैदान में आ चुके हैं तो कम से कम वो दिखे तो सही, लोगों के पास जाए तो सही, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये मैं मानता हूं उनके राजनीतिक जीवन का ये सबसे गलत निर्णय है, जिसका खामियाजा उन्हें भविष्य में भी भुगतना पड़ेगा। इसकी अगर पंकज बिठमड़ा का जिक्र करना चाहे तो पहले भी जैसे 2 बार इनको बैठा दिया गया था, ये नामांकन करना चाहते थे। एक बार तो शायद इन्होंने नामांकन भी किया था, लेकिन इस बार नामांकन करने के बाद भी ये ऐसा नहीं कर पाए, चुनाव कैंपेन शुरू नहीं कर पाए। तो क्या इनका मकसद क्या दिखाई देता आपको इस चुनाव का? देखो, मकसद यही मैं पहले बता चुका हूँ, सोशल मीडिया के दबाव के, सामाजिक दबाव में एकदम से ये आ गए। क्योंकि हर बार यही होता था, पंकज बिठमड़ा सोशल मीडिया पे या न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल इनके नाम पे छपते थे, भी हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो जब आर्टिकल छपता है तो एक प्रकार से जो कैंडिडेट होता है वो एक दबाव में आ जाता है। अब गलती यहाँ पर पंकज बिठमड़ा ने ये कि शायद पिछली बार नामांकन भरा होगा, लेकिन वो अपना नामांकन उन्होंने वापस ले लिया था, लेकिन इस बार उन्होंने नामांकन भी वापस नहीं लिया। यानी कि एक कैंडिडेट के तौर पे ईवीएम बॉक्स में, ईवीएम जो मशीन होती है उनका नाम आएगा, बिल्कुल, और जब नाम आएगा तो उस नाम के ऊपर कितने वोट आएंगे। आज एकदम से एक समर्थन कर देना विजय सेलवाल का, मैं मानता हूं, चलो परिवार का ही समर्थन मान के चलता हूं मैं इसको, मैं ज़्यादा बड़ा समर्थन नहीं मानता इसको भी हम ये कहें भी कोई इससे कोई परिवर्तन आएगा, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अगर कुछ कैंपेन चलाकर अगर सोचते भी उन्होंने कुछ गेन कर लिया और फिर उसके बाद वो किसी के पास गए हैं या किसी ने उनसे रिक्वेस्ट की है जुड़ने के लिए, तो हम मान सकते थे। लेकिन यहाँ पर वो, मुझे नहीं लगता कुछ खास परिवर्तन इस समर्थन का कोई विजय सेलवाल को होने वाला है। नहीं, देखिए, अगर समर्थन करना था तो वो शुरुआती दिनों में भी कर सकते थे, लेकिन चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में जो उन्होंने समर्थन किया, इसका असर जो है वो कितना रहेगा? चुनावी प्रचार के अंतिम दिन सिर्फ और सिर्फ ये एक मैसेज देना था भी मैंने चुनाव नहीं लड़ा। क्योंकि कल को अगर वोटिंग होती है तो वोटिंग होगी, तो वोटिंग में अगर वोट कम आएंगे तो वो किसके हैं? पंकज बिठमड़ा के। लेकिन अब वो ये कह सकते हैं भी सर मैंने तो अपने समर्थकों को या मैंने खुद ने, हमने मतलब समर्थन कर दिया था। तो अगर बाई चांस कोई गलती से वोट आ भी जाते हैं तो इस तरीके की कोई जवाबदेही उनकी नहीं बनेगी। जी, तो इंद्रपाल जी, जैसे कि जब हमने थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी तो आपने सूर्यवाला गांव का जिक्र किया था, जातीय आंकलन जो है वो बताया था, जातीय जो आंकड़े थे वो बताए थे। अब हम जानना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे, सूर्यवाला के बाद एक बड़ा गांव बिठमड़ा, जिससे 2 प्रत्याशी, हालांकि 3 प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में आए, लेकिन एक प्रत्याशी ने आज ही समर्थन जो है वो कर दिया। तो बिठमड़ा गांव के आपने जो आंकड़े जुटाए हैं, जातीय आंकड़ों की अगर बात करें तो वो दर्शकों को जरा बतानी। नरेश जी, बिठमड़ा की बात चली और रघुवीर जी से आपने पंकज के बारे में सवाल किया था, मैं भी इसके बारे में थोड़ा बहुत कहना चाहूँगा कि पंकज बिठमड़ा का जो उद्देश्य था वो था, पिछले जो 2 चुनाव थे 2016 की अगर बात करें तो बलजीत सूर्यवाला जब पार्षद बने थे तो गांव के लोगों ने बलजीत के समर्थन में पंकज बिठमड़ा को बिठा दिया था, और नवंबर 2022 में जो चुनाव हुआ था उसमें भी उनको बिठा दिया गया था। जहां तक मुझे लगता है पंकज बिठमड़ा का उद्देश्य था कि जो पिछले 2 चुनाव हैं उनका गांव वालों को महसूस करा के कि वो 2 बार चुनाव में बैठ चुके हैं और उन पर अगर सहमति होती है तो उनका उद्देश्य था चुनाव लड़ने का, अगर सहमति नहीं होती है तो उन्होंने चुनाव नहीं लड़ना था। जी, एक बार कैमरामैन साथी से कहेंगे कि एक कमेंट जो है वो आया है, ये मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा, जो कि स्पेशल आपके लिए ही ये कमेंट है। इन्होंने लिखा है, मुकेश कुमार जी है, और ये लिखते हैं कि सर
रघुवीर जी और नरेश जी दोनों पर कैमरा फोकस करो, यानी कि इनका कहने का मतलब है, जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, ये चाहते हैं जब हम बात कर रहे हो, इंद्रपाल जी से बात कर रहे हो, तो ज्यादातर इंद्रपाल जी पर और मेरे ऊपर ही फोकस रखे, किसी एक व्यक्ति पर फोकस ना रखे, साथ के साथ में एक पर भी लेकर के जाए, लेकिन बीच बीच में दोनों साथियों पर फोकस जरूर कीजिएगा। जी इंद्रपाल जी। नरेश जी, जहाँ तक जातीय आंकड़ों की बात है, सूर्यवाड़ा की बात हम कर चुके हैं। गांव बिठमड़ा की अगर बात करें तो इसमें जो जाट मतदाता हैं वो हैं लगभग 5500 के आसपास जी। और इन जाट मतदाताओं में 3 मुख्य गोत्र हैं, दत्तरवाल, पातड़ और शहरावत जी। इसके बाद जातिगत आंकड़ों में बात आती है चमार बिरादरी की। चमार बिरादरी के वोट हैं लगभग 1200, खाती बिरादरी के वोट हैं 450, दानक बिरादरी के वोट हैं लगभग 650 और ब्राह्मण बिरादरी के वोट हैं लगभग 250। ये जातिगत मोटे मोटे आंकड़े गांव बिठमड़ा के हैं। अच्छा, इसमें शायद मिरासी जो कि एक बिरादरी है, इसके भी कुछ जो आंकड़े हैं वो आपके पास हैं? जो 100 के आसपास हैं, 100 से कम हैं, वो हमने इसमें नहीं लिए हैं। ज़्यादातर 200-250 ऊपर के आंकड़े हमने इसमें लिए हैं। जी। तो इसमें तीसरा गांव आता है विकास सेलवाल का शंकरपुरा। शंकरपुरा में कुल मतदाता हैं 434 और इस गांव में आप मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा लगभग सभी जो मतदाता है वो एससी वर्ग के हैं। जो चौथा गांव है जिसमें प्रत्याशी चुनाव मैदान में है वो है बेरी अकबरपुर। आत्माराम नागर इसमें चुनाव मैदान में है। बेरी अकबरपुर की अगर हम बात करें तो कुल मतदाता हैं इसमें 3594। सबसे ज़्यादा मत हैं जाट बिरादरी के 1975, चमार बिरादरी के इसमें वोट हैं लगभग 550, दानक बिरादरी के वोट हैं लगभग 400, कुमार बिरादरी के वोट हैं लगभग 300 और खाती बिरादरी के वोट हैं लगभग 200। तो ये जो गांव हैं इन गांवों से प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। अच्छा, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, वैसे तो मैं ये सोचता था कि अगर आप बीच बीच में सिर्फ एक गांव के ही आंकड़े देते रहे तो हम दर्शकों के साथ थोड़ा लंबा जुड़ सकते थे, लेकिन आपने लगातार 2-3 गांवों के आंकड़े दे दिए। चलिए, वो भी एक अच्छी बात है, दर्शकों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। तो एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि जो प्रत्याशी रहे हैं इनका चुनाव प्रचार पर अगर हम जिक्र करना चाहें तो किस प्रकार का चुनाव प्रचार इनका रहा है? देखिए, विकास सेलवाल और विजय सेलवाल, ये भी आप कह सकते हैं कि विजय सेलवाल ने जैसे ही होशियार सिंह की मृत्यु हुई, सबसे पहले विजय सेलवाल वो था जिसके मन में शुरू से ही ये था कि उन्होंने चुनाव लड़ना है। जी। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद, हालांकि उन्होंने इस बात को ओपन नहीं किया, लेकिन नीचे नीचे जो उनका चुनाव प्रचार था वो उसी समय से शुरू हो गया था और उनकी मृत्यु के बाद ही उन्होंने मन बना लिया था कि उन्होंने 100% चुनाव लड़ना है। होशियार सिंह परिवार से भी ये बात फाइनल हो गई थी कि उन्होंने भी चुनाव लड़ना है। जहाँ तक गांव बिठमड़ा की है, वहाँ कोशिश हुई एक प्रत्याशी की, लेकिन एक प्रत्याशी वहाँ से चुनाव मैदान में नहीं आ पाया, तो वहाँ से फिर गांव बिठमड़ा ने भी ओपन कर दिया कि जो भी जहाँ चुनाव लड़ना चाहता है लड़ सकता है। जी। तो इंद्रपाल जी से हमने बात की है और काफ़ी अच्छी जानकारी जो है इंद्रपाल जी ने जुटाई है। यहाँ रघुवीर जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि किस गांव का कितना प्रभाव जो है इस चुनाव पर रहेगा? नरेश जी, गांवों का सभी का प्रभाव अवश्य रहेगा, क्योंकि अगर हम बड़े गांव की बात करते हैं, सबसे बड़ा गांव है यहाँ पर बिठमड़ा। बिठमड़ा गांव के 2 कैंडिडेट उसके खुद के गांव के हैं और 2 कैंडिडेट वो हैं जो बिठमड़ा गांव पे पूरा दावा रखते हैं। तो मैं मानता हूँ बिठमड़ा गांव पे लोगों का ज़्यादा फोकस है। वो सोच रहे हैं भी बिठमड़ा गांव कुछ ज़्यादा परिवर्तन कर पाएगा। आप ये समझिए, जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो सरपंच का भी था, पंच का भी था, ब्लॉक समिति मेंबर भी थे और पार्षद पद, जिला पार्षद। यानी कि मतदाताओं में ये चर्चा थी कि खुल करके किसी प्रकार का कोई भी मतदाता अपने वोट का प्रयोग नहीं कर पाया। हाँ, और उस टाइम देखो सब कुछ होता है, उस टाइम सेटिंग्स भी होती हैं भी सरपंची के हम आपको देंगे, आप हमें जिला पार्षद के देंगे। और इस बार सिर्फ और सिर्फ जिला पार्षद का चुनाव है और जिला पार्षद का चुनाव होने की वजह से मैं मानता हूं जो वोटिंग परसेंटेज उस वक्त रहा था वो वोटिंग परसेंटेज इस बार नहीं रहेगा। तो आपके आंकलन के अनुसार ज़्यादा होने वाला है या फिर कम रहेगा? बहुत कम रहेगा। मेरा एक मानना है
60% अगर हो जाए तो मैं मानता हूं मतदान बहुत अच्छा हुआ। जी इंद्रपाल जी, बिठमड़ा के बारे में रघुवीर जी ने बताया। वहीं अगर बात करें उकलाना के नज़दीक लगते गांव बूढ़ाखेड़ा की, यहाँ की राजनीति भी एक ऐसी राजनीति बताई जाती है कि अच्छा प्रभाव जो है वो इस उपचुनाव पर डाल सकती है। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? नरेश जी, बूढ़ाखेड़ा की अगर बात करें तो यहाँ हमने कोशिश ही नहीं की जाती है आंकड़े लेने की, क्योंकि बूढ़ाखेड़ा का जो समीकरण आज के दिन बन रहा है वही समीकरण जो पंचायत चुनाव में बना था वही समीकरण अब जिला परिषद के चुनाव में बनने जा रहा है। क्योंकि जो सरपंच बने हैं सुखविंदर भादू और उनके मुकाबले में जो हारे हैं सुभाष नंबरदार, वो एक एक प्रत्याशी के साथ लगे हुए हैं। तो यहाँ आप मान के चलिए कि जातीय जो आंकड़े हैं वो कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। यहाँ प्रभाव डालेगा ये दोनों व्यक्तियों का व्यक्तित्व। सुखविंदर भादू जिसका समर्थन कर रहे हैं उसके लिए कितनी मदद कर पाते हैं, वो मौके के सरपंच हैं और मौके के सरपंच से लोगों को आगे काम की आश होती है कि ये आपके काम करवाएगा। तो इनका जो रवैया रहेगा वो कितनी मेहनत उस दिन कर पाते हैं। बूढ़ाखेड़ा गांव के बारे में एक बात और कहना चाहूँगा कि जो पिछला पंचायत का चुनाव था उसका रिजल्ट सबसे अलग आया था। यहाँ पर जो मत पड़े थे, आप मान के चलिए कि 48% पोलिंग गांव बूढ़ाखेड़ा में हुई थी, जो कि पूरे वार्ड में लगभग आप बहुत ही कम मान सकते हैं। सबसे कम भी हो सकती है, सबसे कम थी। अगर बैरिक बरपुर की बात करें तो 75.96% मतदान था। बिठमड़ा की बात करें तो 77.20 था। कल्लर बहनी की बात करें तो 71.56 था। कुंदनपुरा का सबसे ज़्यादा था, 81.27 मतदान हुआ था। मदनपुरा में 68.55, मुगलपुरा शंकरपुरा जो कंबाइंड पंचायत थी 78.66, शाहू में 68% और सूर्यवाड़ा में 72% मतदान हुआ था। अगर प्रभुवाड़ा की बात करें तो 71.72% मतदान हुआ था, जबकि बूढ़ाखेड़ा में जो था वो 48.99 यानी 49% आप मान सकते हैं। 50 आधे से भी कम मतदान उसमें हुआ था। तो इस बार विशेष बात ये देखने में रहेगी कि बूढ़ाखेड़ा में चुनाव जो मतदान है वो कितना हो पाता है। जी बिल्कुल दर्शकों, देखिए ये तो समय ही बता पाएगा, लेकिन बीच में आपसे एक अपील जरूर करना चाहेंगे सभी चैनलों के माध्यम से कि आप जिस भी चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूं कि ये एक अकेले चैनल पर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं। ये काफ़ी चैनल है जिसमें द न्यूज़ नेटवर्क, गलियारा टुडे, युवा आवाज़, शान ए उकलाना, उकलाना एक्सप्रेस और HR स्टार हरियाणा HR20, इन चैनलों पर आज की ये जो चर्चा है ये बिल्कुल लाइव चली हुई है। आप लोगों से साथ के साथ में ये अपील भी रहेगी कि इस चर्चा को आप अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी कुछ हौसला मिले और आपके जो कमेंट है जो साथ के साथ में जो आएंगे हम वो कमेंट भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मैं थोड़ा आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कमेंट पढ़ने के लिए मैं सिर्फ एक चैनल को यहाँ पर खोले हुए हूँ अपने फ़ोन में, द न्यूज़ नेटवर्क। अगर आपका कोई ज़रूरी कमेंट है तो आप द न्यूज़ नेटवर्क पर कर सकते हैं, जो कि हम देख करके बता सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई हौसला अफजाई के लिए या किसी सवाल के लिए ऐसा कोई कमेंट है तो आप किसी भी चैनल पर कर सकते हैं। अच्छा रघुवीर जी, इंद्रपाल जी ने जिस प्रकार से एक ऐसा आंकड़ा दे दिया कि चुनाव जो है कितना % हुआ था पीछे, अब का आपने जिस प्रकार से एक आंकलन लगाया कि इस बार बहुत ही कम होने वाली है परसेंटेज की अगर बात करें वोटिंग की, तो ऐसे में कारण क्या रहने वाला है कि इतनी कम जो है परसेंटेज वो होगी? नरेश जी, सबसे पहले तो जैसे चहार साहब ने बताया, इंद्रपाल जी ने भी, बूढ़ाखेड़ा गांव के अंदर पिछली बार सबसे कम वोटिंग हुई थी और इस बार मेरा दावा है कि बूढ़ाखेड़ा गांव के अंदर सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी। कोई खास रीजन? कोई इसका खास रीजन इस वजह से है, पिछली बार जो था एक ब्लॉक समिति का मेंबर था जो कि मतलब कि जिसको सर्वसम्मति से चुन लिया गया था। तो जब वो सर्वसम्मति से चुना गया उनको, तो उस वक्त जो है, क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वोटर का इंटरेस्ट, वोटर को कौन लेके जाएगा? वोटर को जो लोकल जनप्रतिनिधि होता है ना, वो वोटर को लेकर जाता है। जिला परिषद का जो कैंडिडेट है वो वोटर को पोलिंग बूथ तक नहीं ले जा सकता। तो वहाँ पर वो था
और वो लेके गए थे, तो वोटिंग हुई। कम इस वजह से रह गई क्योंकि एक सर्वसम्मति से ब्लॉक समिति का मेंबर चुना गया। जब वो चुना गया तो एक इंटरेस्ट खत्म हो गया वोटर का वोट देने का। अब एक ही कैंडिडेट है और इस पूरे चुनाव के अंदर अगर आप देखें, अगर कहीं मतलब ये कह लीजिए पूरे साम दाम दंड भेद के साथ जो जुटे हुए हैं वो बूढ़ा खेड़ा की ये दो पार्टीज हैं कैंडिडेट के समर्थन में, दावे कर रही हैं, डेली दावे हो रहे हैं और वो अपना पूरा प्रयास करेंगे वोटिंग के, क्योंकि वोटिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और दोनों गुट जो है फिलहाल अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक शुरुआती दौर में विजय सेलवाल का समर्थन जो किया गया था, नंबरदार जो हमारे मतलब सुभाष जी थे उनके द्वारा, तो उनमें वो मुझे ये लगा, मेरा खुद का एक स्वयं का विश्लेषण है भी, वो समय से काफ़ी पहले ही मतलब वो स्टेप उठा लिया गया। जब आपको ये पता लग जाता है भी जो सामने वाला है उसकी तरकश में कितने तीर हैं, या ये पता लग जाए भी उसके पास क्या क्या है, तो जो सामने वाला अपोनेंट होता है, जो उसका प्रतिद्वंदी होता है, वो उसके हल खोज निकालता है, काम कर लेता है। और मुझे लगता है इतनी जल्दी समर्थन देके कहीं ना कहीं मतलब उनकी वोटिंग जो है वो घटेगी, मुझे नहीं लगता बढ़ेगी। आपके शब्दों के अनुसार अगर कहना चाहें तो ये जो चुनाव है, अकेले बूढ़ा खेड़ा की अगर बात करें तो दोनों पार्टियों ने अपने खुद का चुनाव मान लिया है। बिल्कुल मान लिया है, खुद का चुनाव माना है। तभी आप अभी अन्य किसी गांव में चले जाइए, अन्य किसी गांव में किसी ने भी इस प्रकार से मतलब जो कैंडिडेट्स हैं अपने अपने नहीं खड़े मिले हैं, नहीं देखे गए हैं। प्रोग्राम्स अगर हुए हैं तो जैसे एक प्रोग्राम अगर सुभाष नंबरदार गुट ने किया तो उधर से अमरजीत बहादुर गुट का हो गया प्रोग्राम, जो कि सुखिंदर बहादुर जी सरपंच हैं। अगर फिर दोबारा कभी प्रोग्राम हुआ, फिर दोबारा हो गया। दोनों ने अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की, पूरा प्रयास किया और वोटिंग इस बार मेरा आकलन है बूढ़ा खेड़ा से सबसे ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग रहेगी। जी बिल्कुल। देखिए दर्शकों, रघुवीर जी ने एक अपना आकलन बताया है। इस आकलन पर अगर संभव हुआ तो फिर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी की अगर हम बात करें, अभी जिस प्रकार से चर्चा जो है वो जातीय आंकड़ों पर भी हम कर रहे हैं, पूरे चुनाव को लेकर के इस पर चर्चा कर रहे हैं। इंद्रपाल जी, अगला गांव ऐसा कौन सा है जिसको आंकड़े जो है जातीय आंकड़े आपने जुटाए? नरेश जी, अगला गांव है गांव कुंदनपुरा। इसमें कुल वोट हैं 1084। सबसे ज़्यादा मतदाता हैं कुमार बिरादरी के 850। इसके बाद जाट बिरादरी के हैं 200 और जो 60 वोट हैं वो हैं एससी वर्ग के। जहाँ तक गांव मदनपुरा की बात है, कुल वोट हैं 1433 है। ये नरेश सेलवाल का गांव है जो पूर्व विधायक हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वोट हैं चमार बिरादरी के लगभग 600, कुमार बिरादरी के 450, जाट बिरादरी के 225, बिश्नोई के 80, दानक बिरादरी के 65, खत्ती 10, नाई 15 और भावरी जो जाति है उसके 7 मतदाता गांव मदनपुरा में हैं। अगर गांव शाहू की बात करें तो इसमें कुल मतदाता हैं 2492। सबसे ज़्यादा मत हैं चमार बिरादरी के 675। इसके बाद दानक बिरादरी के 650, पंजाबी 325, सरदार 325 और बिश्नोई लगभग 150 मतदाता गांव शाहू में हैं। जी दर्शकों, एक और ऐसा आंकड़ा इंद्रपाल जी ने जो जुटाया जातीय आंकड़ा, और फिर से 2-3 गांव का आंकड़ा जो है वो बता दिया। एक बार फिर कमेंट की तरफ हम ध्यान करेंगे। यहाँ राम मिलन जी ने कुछ लिखा है, लेकिन ये कमेंट मैं मानता हूँ कि पढ़ने के लायक नहीं है, क्योंकि अगर हमने ये कमेंट पढ़ा तो फिर बोल दिया जाएगा कि आप किसी प्रत्याशी की तरफ ऐसा कुछ कर रहे हैं। हमने सिर्फ यही कहा था कि अगर आपका कमेंट ऐसा लगा कि जो कि उसका जवाब उचित रहा तो हम वो देने की कोशिश करेंगे। हालांकि राम मिलन शर्मा जी एक अच्छे व्यक्ति है, अच्छी बात जो है समाज के बीच में रखते हैं। राम मिलन जी से ये अपील है कि हमारी इन बातों का वो कतई बुरा ना माने। दूसरा अगर मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँ तो सतीश बिठमड़ा जी एक एक्टिव
साथी जिसे हम कह सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसान आंदोलन में लगातार अपनी भूमिका निभाता रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं गांव बिठमड़ा की ओर से राम राम। तो सभी चैनलों की ओर से हम उनकी राम राम स्वागत करते हैं, राम राम का अभिवादन करना चाहेंगे कि सभी चैनलों की तरफ से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ासतौर पर बिठमड़ा के सभी साथियों से ये अपील रहेगी कि जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि आप लोग इन चैनलों के सभी लिंक्स को अपने ग्रुप्स में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों के पास में ये जानकारी जो है वो पहुंच जाए। जिस प्रकार से साथियों ने जो मेहनत की है, क्योंकि ये आंकड़े एकत्रित करना और इन पर फिर बात करना ये एक छोटी बात नहीं है। आज का जो ये कार्यक्रम है हमारा लगभग 35 मिनट के करीब हो चुका है और कोशिश ये रहेगी कि इस कार्यक्रम को हम लगभग 1 घंटे तक चलाने की कोशिश करें। और अगर आप लोगों के कमेंट्स कुछ ऐसे आते हैं जिनका जवाब देना अच्छा जो है एक संदेश हो सकता है इस वार्ड के अंदर भी और पूरे समाज के अंदर भी, तो हम कोशिश करेंगे वो सब भी देने की। तो रघुवीर जी, चुनाव जो है अभी 9 तारीख को होना है, प्रत्याशियों ने पूरा दमखम लगाया है अपने चुनाव प्रचार को लेकर के। क्या आपको कोई ऐसी जो अचंभित करने वाली इस चुनाव में चीज़ ऐसी दिखाई दी है कि पहले आपने जितने भी चुनाव कवर किए हैं उनमें नहीं हो, लेकिन इस चुनाव में ऐसी देखने को मिली? काफ़ी ऐसी छोटी छोटी बातें थी जिनकी चलो चर्चा तो नहीं की जा सकती यहाँ पे, लेकिन एक अगर हम जो प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में अगर उनकी हम बात करें तो यहाँ पर विजय सेलवाल जो है मेहनत जो है जिस प्रकार से जैसे चहार साहब ने बताया वो समय से पहले ही मतलब यानी कि जैसे ही जो होशियार सिंह जी का निधन हुआ चुनाव लड़ने के इच्छुक थे। हाँ, इच्छुक थे। पिछली बार भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो क्या था, क्योंकि एक परिवार की वजह से सेलवाल वो है, तो एक परिवार या वो एक प्रकार से होशियार सिंह जी को उन्होंने आगे रखा। तो उनके उस वक्त भी मन में थी, लेकिन जो उन्होंने अपने गांव का जो फैसला था उसका मान सम्मान किया। दोबारा जब उपचुनाव हुआ उस घटना के बाद, तो वहाँ पर जो शुरू से ये तैयारी कर रहे थे, तो इनके साथ जो साथी लगे हुए हैं वो साथी भी बड़े मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से वही वो साथी हैं जो उनको इतने चुनाव में आगे तक लेके गए हैं। और वो साथी सबके सामने आए हुए हैं, ओपनली काम कर रहे हैं, कोई छुपा हुआ कुछ भी नहीं है। विजय सेलवाल की जो यात्रा है वो काफ़ी अच्छी रही है, ठीक है। और उसके बाद अगर कैंडिडेट्स की बात करते हैं, 2 कैंडिडेट्स बिठमड़ा गांव से, अनिल बिठमड़ा और रामपाल सोडी। अनिल बिठमड़ा ने भी काफ़ी, क्योंकि विजयपाल बेदी का जब उन्होंने समर्थन लिया तो वो समर्थन अपने पक्ष में करवाया, तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब मैसेज जो था वो लोगों के बीच में गया कि एक प्रत्याशी जब प्रत्याशी को समर्थन करता है, चाहे वो किसी भी मतलब लेवल पे हो, कितने भी वोट, ऐसे कोई वोटों का तो कोई आइडिया लग नहीं सकता भी कितने वोटों को वो करेंगे, लेकिन वो एक मायने रखता है समय से पहले। आज 5 से 7 दिन उस बात को हो गए और वो प्रत्याशी फिर उनके साथ चुनाव प्रचार भी कर रहा है जी। उनके साथ घूम भी रहा है, अकेला भी जा रहा है और उनके साथ भी जा रहा है, प्रयास कर रहा है भी ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट हैं वो इनके पक्ष में डलवाए जाएं। तो ये काफ़ी कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे अचंभित किया, जो एक दूसरे की क्योंकि कई फैसले तो जो लिए गए हैं वो फैसले मतलब ये कह सकते हैं अगर चुनाव आपने नहीं लड़ना था तो चुनाव में उतरने का कोई तुक भी नहीं बनता था। सिंपल सी बात, तो सीधी सी बात है, अगर चुनाव आपने कंटिन्यू नहीं करना है, ये चुनाव आपने लड़ना नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर ऐसा कोई पारिवारिक दबाव नहीं लगता मुझे होगा, या कोई सामाजिक दबाव उनके ऊपर नहीं था, या वो ये देखना चाह रहे थे भी शायद मैं उतरता हूँ तो गांव का क्या मतलब रिस्पांस जो है हमारी तरफ रहता है, तो वो रिस्पांस तो मुझे नहीं लगा मिला उन्हें, इसीलिए उन्हें ये फैसला करना पड़ा। जी बिल्कुल दर्शकों, यहाँ मैं थोड़ा सा जिक्र और करना चाहूँगा। जिस प्रकार से विजयपाल बेदी को लेकर के रघुवीर जी ने ये जो बात कही है वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सही साबित हो रही है, क्योंकि दिन के समय में जब सभी प्रत्याशी अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे तो उस समय गांव बिठमड़ा में ही हम अनिल बिठमड़ा का शक्ति प्रदर्शन की कवरेज कर रहे थे। तो उस समय एक भले ही वो अनिल बिठमड़ा को अपना जो चुनाव का जो ये सवाल जो था मेरा वो भले ही कड़वा लगा हो, लेकिन मैं एक
चाहता था कि ये सवाल मेरा नहीं आप लोगों का है। मैंने उनसे किया भी कि जिस प्रकार से विजयपाल बेदी ने आपको समर्थन दिया है, लेकिन आज के दिन जब आप शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं वो आपके साथ नहीं है, क्या कारण है? तो उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया, हो सकता है वो सही हो और कहीं ना कहीं वो सही भी साबित हो रहा है। जिस प्रकार से रघुवीर जी ने बात जो बताई है, तो उन्होंने यही कहा था कि हम अपनी एक रणनीति के तहत चल रहे हैं। कुछ बातें ऐसी होती है कि हम उनको ओपन नहीं करना चाहते, और वो विजयपाल बेदी इस चुनाव कैंपेन में बिल्कुल जुटे हुए हैं, अपने तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं। इंद्रपाल जी, कितने गांव का जातीय जो आंकड़ा है वो आप पेश कर चुके हैं दर्शकों के बीच में? नरेश जी, वो तो इस बार सारा कर देंगे। जो नई बात आपने रघुवीर जी से पूछी थी कि इस चुनाव में नया क्या है, इस चुनाव में नई बात आज ही हमें देखने को मिली कि पहले जो चुनाव हुए थे में जो रोड शो निकाले थे प्रत्याशियों ने, उसमें सभी जो साथ में जाते थे वो गाड़ियों में जाते थे। लेकिन इसमें ये बात देखने आई कि एक गांव से दूसरे गांव तो सभी प्रत्याशी गाड़ियों में गए हैं, लेकिन जब गाँव में गए हैं तो सभी प्रत्याशी पैदल गाँव में गए हैं। ये एक नई बात, सभी प्रत्याशियों की एक विशेष रणनीति थी, क्योंकि गाड़ियों में अगर जाएंगे तो जल्दी निकल जाएंगे, अगर गाँव में पैदल जाएंगे तो टाइम लगेगा और अपना प्रचार भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इस चुनाव में एक नई बात थी कि जितने भी प्रत्याशी आज रोड शो भी कह सकते हैं आप या प्रचार भी कह सकते हैं, एक गांव से दूसरे गांव तो साधनों में गए हैं, लेकिन गांव में उन्होंने जो गली गली में अपना प्रचार पैदल किया है। इंद्रपाल जी, आज जब विकास सेलवाल का हम चुनाव के दौरान, जब ये प्रदर्शन के दौरान उनका साक्षात्कार कर रहे थे, उनसे कुछ सवाल जवाब कर रहे थे, तो कुछ उन्होंने इस प्रकार के जवाब दिए जिसमें आप भी मेरे साथ मौजूद थे। जैसे कि हमने उनसे पूछा था कि आप जो है इस चुनाव प्रचार को शक्ति प्रदर्शन कहेंगे या कुछ और कहेंगे, तो उन्होंने एक अजीब सा जवाब जो है वो दिया कि मैं ये अपना चुनाव प्रचार नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ये जो परिवार है ये मैंने बढ़ाने का काम किया है। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हो? देखिए नरेश जी, अपना जो प्रत्येक प्रत्याशी है अपनी बात रखने का एक तरीका होता है जी। और जब भी पत्रकारों ने विकास सेलवाल से किसी प्रकार के सवाल किए हैं तो उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इतने बढ़िया तरीके से ये सवालों के जवाब दे पाएंगे, क्योंकि नए थे। होशियार सिंह के समय भी वो प्रचार में नहीं थे, लेकिन जितने बढ़िया तरीके से उन्होंने कैंपेन चलाया है और पत्रकारों के बढ़िया तरीके से जो उन्होंने जवाब दिए हैं वो उनके चुनाव प्रचार को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने किसी पत्रकार ने अगर जैसे कहते हैं कि आपको उकसाने की कोशिश की या उनको दिखाया कि ये बड़े हैं, ऐसा उन्होंने मतलब अपनी बात को अच्छे तरीके से, और ये नहीं दिखाया कि मैं बहुत बड़ा हूँ। उन्होंने समाज को एक करके जो संदेश दिया है, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार को हैंडल किया है। जी, जातीय आंकड़ों की बात करना चाहेंगे? जातीय आंकड़ों में अगर हम गांव मुगलपुरा की बात करें तो इसमें कुल मतदाता हैं 1650, और इसमें ज़्यादा तो सबसे ज़्यादा मतदाता वो हैं BCA के। लगभग आप मान सकते हैं कि 88% जो मतदाता हैं गांव मुगलपुरा में वो BCA के हैं। 7% मतदाता चमार बिरादरी से हैं। अगर जाट बिरादरी की बात करें तो कुल 15 मतदाता हैं, सरदार 8, ब्राह्मण 8 और बावरी जाति के जो मतदाता हैं वो 32 मतदाता गांव मुगलपुरा में हैं। अगर गांव कलर बहनी की अगर बात करें, इस गांव से भी कैंडिडेट नहीं है। कुल मत हैं 1453। सबसे ज़्यादा मतदाता हैं कुमार बिरादरी से 700, चमार बिरादरी से 250, दानक बिरादरी से 80, ब्राह्मण बिरादरी से 85, वाल्मीकि 70, सरदार 60 और जाट बिरादरी से 35 मतदाता हैं। जहाँ तक गांव प्रभुवाड़ा की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण गांव है, एक राजनीतिक गांव है, कुमारी शैलजा का गांव है। इसके साथ साथ और भी लगभग 3-4 नेता, रेलूराम पुनिया भी हैं, शैलजा जी के पिता हैं, और भी सुभाष जी के पिता हैं, वो भी विधायक रह चुके हैं। कि राजनीतिक गांव है जी। इसके जातीय आंकड़ों का अगर आप जिक्र करना चाहो तो आपको बीच में रोकना चाहूँगा। इसके जातीय आंकड़े हम थोड़ी देर के बाद में लेना चाहेंगे, ताकि दर्शक जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं और बार बार जैसे सतीश जी ने फिर से कमेंट किया है कि गांव बिठमड़ा की तरफ से राम राम, तो सभी चैनलों की तरफ से आपका राम राम जो है आपकी वो
हम स्वीकार करते हैं और चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों का धन्यवाद भी करते हैं कि आप इस प्रकार से एक बड़े चाव के साथ आज की इस चर्चा को देख रहे हैं। फिर से आप सभी से यही अपील है कि सभी चैनलों पर जिस पर भी आप देख रहे हैं तो आप इन लिंक्स को, जितने भी चैनल के लिंक्स हैं, इनको आप ग्रुप्स में शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि ये जो जानकारी है आप समझ सकते हैं। जिस प्रकार से इंद्रपाल जी ने और रघुवीर जी ने एक बड़े अच्छी मेहनत करके इन आंकड़ों को इकट्ठा किया है और आप लोगों के बीच में ये हम पेश कर रहे हैं। रघुवीर जी, जिस प्रकार से बड़े आंकड़े जो है वो इंद्रपाल जी दे रहे हैं, कुछ आंकड़े आपके पास भी है। जातीय आंकड़ों की मैं बात नहीं करूंगा, पूर्व में मतदान जो हुए हैं उसके हिसाब से अगर आप कुछ ऐसा बताना चाहें। जैसे कि आपको मैंने बताया अभी, बूढ़ा खेड़ा में मुझे लगता है इस बार जो है सबसे ज़्यादा वोटिंग रहेगी। और दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा, मुझे लगता है जो बिठमड़ा गांव है इस बार उदासीन रहेगा, वोटिंग के प्रति उदासीन रवैया अपनाएगा। कारण मैं बता देता हूँ, जब 5-5 कैंडिडेट चुनावी मैदान में जिन्होंने ये एक इच्छा जाहिर की भी हम चुनाव लड़ना चाहते हैं जिला परिषद का, चाहे वो पंकज बिठमड़ा है, चाहे रामफल सोडी है, चाहे वो अनिल बिठमड़ा है, चाहे वो रामफल जो पिछली बार जिनको जो बिठमड़ा गांव के कैंडिडेट थे, और एक और अन्य प्रत्याशी थे, शायद इंदर सिंह जी थे, कुछ ऐसे थे। तो उन पांचों को जब, क्योंकि पंचायतों का दौर चलता है, सर्वसम्मति का दौर चलता है, तो जब पंचायतों का दौर चलता है तो उसमें पंचायत के जो वहाँ सदस्य थे, जो मतलब जो मौजूद व्यक्ति थे, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा भी आप पांचों एक कमरे में चले जाओ और आप जिस कैंडिडेट को आप बाहर लेके आएंगे हम उन्हें घोषित कर देंगे। तो जब, क्योंकि ये उनका उदासीन रवैया था, एक तरह से वो नहीं चाहते थे भी किसी भी प्रकार की कोई सर्वसम्मति बने, वरना ऐसा कभी भी नहीं हो सकता बिठमड़ा जैसा गांव किसी की सर्वसम्मति के लिए या सर्वसम्मति बनाने का मन करे और बिठमड़ा गांव में सर्वसम्मति ना हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ये उदासीन रवैया मैं मानता हूँ, ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने नहीं लिया। कुछ इस वजह से क्योंकि पिछली बार जो होशियार सिंह सेलवाल थे, जब वो मतलब एक बिठमड़ा के कैंडिडेट बन के आए रामफल जी, ठीक है, तो कुछ जो वोटिंग हुई थी उस दबाव में भी रामफल जी के पक्ष में हुई। लेकिन जब उनका निधन हुआ तो एक प्रकार से एक सहानुभूति लोगों के मन में ये था भी इनको मिल जाना चाहिए, चलो अभी अभी इनके, क्योंकि ये सहानुभूति सबसे बड़ा एक मेन फैक्टर होता है चुनाव का, जिसको भुनाया भी जाता है। भुनाया भी जाता है, मैं ये नहीं कह रहा भुनाते नहीं, भुनाया भी जाता है। तो वहाँ पर उनके मन में ये आया भी, क्योंकि अगर किसी कैंडिडेट को लेकर आते हैं तो फिर एक प्रकार से बंधन में बंधना पड़ेगा गांव को। और जब आप, जैसे वो कहावत है ना, मतलब भाई चींटियां होती हैं या मेंढक होते हैं, कैसे कई कहावत है, एक मेंढक को जो खुले जार में 5-7 मेंढक को कोई इकट्ठा डाल दिया, ढक्कन उसका खुला छोड़ दिया। क्यों खुला छोड़, उससे बाहर भी निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते? जब एक मेंढक ऊपर चढ़ने जाता तो उसकी टांग खींच के नीचे फेंक दे, तो उसको खुला छोड़ दिया। उनको पता था भी कोई मतलब इनमें से निकल के बाहर आएगा ही नहीं। और जब अनिल बिठमड़ा, जब उन्होंने इनकार कर दिया भी मैंने तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है, रामपाल सोडी को 2 कैंडिडेट्स ने अपना मतलब एक समर्थन भी दे दिया भी हम रामपाल सोडी के पक्ष में चाहते हैं भी इन्हें एक पंचायती उम्मीदवार घोषित किया जाए। यहाँ मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा, क्या पंकज बिठमड़ा भी इसमें शामिल थे? क्योंकि वो तो चुनाव मैदान में उतरे ही नहीं, बाद में आए हैं वो। पहले जहाँ तक मुझे जानकारी है वो एक प्रकार से उन्होंने सोडी, जो रामपाल सोडी जी थे, उनको अपना मतलब एक कैंडिडेट मान लिया था। लेकिन अनिल बिठमड़ा इस बात पे एग्री नहीं हुए और वो पंचायत जो है या वो जो एक डिसीजन होना था उस डिसीजन को बीच में ही वो फिर रह गया। दोबारा से फिर प्रयास किया गया, वो सिरे नहीं चढ़ा। जो मेरा मानना है भी इस बार जो सबसे वोटिंग के मामले वो उदासीन गांव होगा वो मेरे हिसाब से बिठमड़ा रहने वाला है। जी अच्छा रघुवीर जी, जैसे कि लोग भी मानते हैं और कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य है कि ये जो चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव हुए, ब्लॉक समिति का चुनाव हुआ या जिला परिषद का चुनाव हुआ, इसे भाईचारे का एक चुनाव माना जाता है। और इस चुनाव में
अगर बात करें बिठमड़ा और सूर्यवाला की, अक्सर ये चर्चाएं चलती रही है छोटे भाई बड़े भाई का जो जिक्र जो है वो होता रहा है, लेकिन इस जिक्र में कुछ आपको ऐसा लगा है कि वो इस बार ये भाईचारा नहीं निभा पाएंगे? बिल्कुल, ये भाईचारा जो था वो पिछले चुनाव से पहले ही मतलब एक प्रकार से जब ये चुनाव हुआ था जिसमें होशियार सिंह सेलवाल जी जीते थे, तो वहाँ ये बात उसी वक्त ही मतलब एक प्रकार से ख़त्म हो गई थी। अब दोबारा जब ये चुनाव सूर्यवाला से मन बना लिया, किसने मन बनाया? विजय सूर्यवाला ने। जब विजय सूर्यवाला ने जब मन बना लिया तो उनको एक कैंडिडेट घोषित कर दिया गया गांव की तरफ से ही। जी बिल्कुल। यानी कि जो ये कह सकते हैं गलती पिछली बार बिठमड़ा गांव ने की थी, क्योंकि जब रामफल बिठमड़ा को एक कैंडिडेट घोषित किया गया था तो सूर्यवाला गांव को उसमें मतलब शामिल नहीं किया गया था, और वही जो डिसीजन है सूर्यवाला गांव ने लिया, विजय सूर्यवाला को अपनी तरफ से कैंडिडेट एक प्रकार से घोषित कर दिया। तो अब जब चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव के अंदर दोनों कैंडिडेट आ चुके हैं, बाद में भी ये विचार चलता रहा भी किसी प्रकार से एक हो जाए या एक सर्वसम्मति बन जाए, तो लेकिन जब जो चुनाव के अंदर 10 कदम चल चुका है, चुनावी रणनीति तैयार कर चुका है जी, आपको खुद पता है जब पंचायतें होती हैं तो पंचायतें कुछ भी डिसीजन दे सकती हैं। बिल्कुल। पंचायत तो ये भी कह सकती है भी आप नहीं, ये जो 10 कदम चल चुका है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है वापस पीछे कदम खींचना, लेकिन जो चला ही एक कदम हो उसके लिए तो वो कहते ना बिल्ली के भाग का छीका फूट जाना, तो उसके लिए तो वो हो जाता। तो ये प्रयास भी नहीं किए गए, ये मतलब सोचा जा रहा था भी शायद भाई एक दूसरे गांव के पास जाएंगे, अपना मतलब उनसे मिलने का प्रयास करेंगे, उनको मनाने का प्रयास करेंगे भी आप इस बार हमें दीजिए, लेकिन ऐसे प्रयास भी नहीं हुए। तो सूर्यवाला और बिठमड़ा गांव जो है अब की बार जो है वो, वैसे तो बिठमड़ा मैंने पहले बता दिया उदासीन रवैया ही रहेगा। बिठमड़ा गांव मेरे ख्याल से ज़्यादा इतना इस चुनाव के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। अगर वो इन्वॉल्व करता तो आप इस चुनाव प्रचार का जो अभियान चल रहा है इसको अलग ही रूप में देखते। तो दर्शकों, समय की अगर बात करें तो लगभग 50 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया है, हम आप लोगों के बीच में है। आपको ये जानकारी कैसी लग रही है ये कमेंट के माध्यम से एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। कुछ गांव के जो आंकड़े हैं वो रह गए हैं, इंद्रपाल जी से जानेंगे, और कुछ और नई बातें अगर इसमें निकल करके आती है तो वो भी आप लोगों के बीच में ज़रूर साझा करेंगे। जी इंद्रपाल जी। नरेश जी, आंकड़ों से पहले मैं जो रघुवीर जी ने एक दो बातें रखी हैं सूर्यवाड़ा और बिठमड़ा के बारे में, उसके बारे में अपनी बात मैं कहना चाहूँगा। जहाँ तक कि बिठमड़ा उदासीन है, रघुवीर जी ने कहा कि उदासीन है, क्यों है इन्होंने ये नहीं बताया। उसका जो सबसे बड़ा कारण है, अनिल बिठमड़ा बाहर आ गए थे कि मैंने तो चुनाव लड़ना है, एक बात तो इन्होंने बता दी थी। दूसरे प्रत्याशी थे रामपाल सोडी हैं, उनके बारे में ये कहा गया गांव में कि जो पिछली बार चुनाव लड़ा था नवंबर 2022 में दर्शन सोडी साहू ने, जो रामपाल के वार्ड हैं उन वार्ड में ज़्यादातर जो मत हैं वो दर्शन सोडी साहू को गए हैं। इसलिए गांव वालों ने उन पर यह आरोप लगाया कि एक कैंडिडेट वो रामफल बिठमड़ा को लेके आए थे, लेकिन उनके परिवार के या उनकी जाति के जो वोट हैं वो रामफल बिठमड़ा को ना आकर दर्शन सोडी साहू को गए हैं। यानी कि सीधे सी भाषा में अगर हम जिक्र करना चाहें, जो गांव का प्रत्याशी था उसको वोट ना दिला करके कहीं बाहरी प्रत्याशी को वो वोट दिलवाने चाहिए। बिल्कुल, और यही कारण है कि गांव बिठमड़ा उदासीन रहेगा। ये दो बड़े कारण इसमें हैं। जहाँ तक कि गांव सूर्यवाड़ा की बात है, गांव सूर्यवाड़ा ने किसी भी प्रकार से विजय सेलवाल को मैदान में नहीं उतारा है, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। विजय सेलवाल ने सहयोग लिया है गांव का, गांव ने उनको नहीं उतारा है। उन्होंने पहले से ही रणनीति बना रखी थी और चुनाव मैदान में आ गए थे, और उसके बाद उन्होंने कोशिश की है कि गांव में पूरा समर्थन मिले। लेकिन इस बात का नुकसान लास्ट टाइम में जब रिजल्ट आएगा और गांव सूर्यवाड़ा के जो आंकड़े आएंगे उसमें आपको इस बात का पता चलेगा कि जो विजय सेलवाल ने गांव को इकट्ठा नहीं किया उसका नुकसान आपको चुनाव के बाद दिखाई देगा। क्योंकि आज के टाइम में अगर मैं अपना गांव सूर्यवाड़ा में अगर व्यक्तिगत विश्लेषण करूं तो आज के दिन है 65 विजय सेलवाल के हक में और 35 विकास के, और ये 60-40 भी हो सकता है। अगर 60-40 रिजल्ट आया तो आप इसको सहयोग नहीं मान सकते एक प्रत्याशी के गांव के रूप में। जी, जातीय आंकड़ों की बात करें तो कौन से गांव जो है वो रह गए हैं? एक गांव अपना रह गया है, गांव परवाड़ा, जो कि राजनीतिक गांव है।
इसमें कुल मतदाता हैं लगभग 4600 के आसपास। एससी बिरादरी की अगर बात करें तो चमार बिरादरी के हैं 950, वाल्मीकि 300, ओड 270 और अहेड़ी जाति के जो वोट हैं वो हैं 300 के आसपास। बीसी बिरादरी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट हैं कुम्हार बिरादरी के लगभग 1100, भाट बिरादरी के 300, नाई 150, खाती 200 और लोहार बिरादरी के 300। अगर जनरल जातियों की बात करें तो जाट के लगभग 400, पंजाबी 300, बिश्नोई 50, ब्राह्मण 50 और बनिया बिरादरी के लगभग 10 वोट हैं। अगर नरेश जी हम नवंबर 2022 में हुए चुनाव की प्रभुवाड़ा के बारे में बात करें तो गांव प्रभुवाड़ा से 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सबसे ज़्यादा मत गांव प्रभुवाड़ा में आए थे विजयपाल बेदी को। कुल जो मतदान हुआ था वो हुआ था 3556 मतों का और 3556 में से विजयपाल बेदी को 1656 मत प्राप्त हुए थे। इसके बाद राजेश प्रभुवाड़ा को मिले थे 34 मत और मनदीप प्रभुवाड़ा जो कि इनेलो की टिकट पर मतलब चुनाव लड़ रहे थे जिला परिषद का, उनको मत मिले थे 418। नवंबर 2022 में जो होशियार सिंह के समय चुनाव हुआ था और होशियार सिंह सेलवाल को उस समय गांव प्रभुवाड़ा में जो मत मिले थे वो मिले थे 760। रामफल बिठमड़ा को मिले थे 311, आत्माराम नागर बहनी बेरी अकबरपुर को मिले थे 91 और दर्शन सोडी साहू को मिले थे 47। जोरा सिंह बुक्कल जो कि पावड़ा से थे उनको 80 मत मिले थे और संदीप सेलवाल मदनपुरा को 21 मत मिले थे और 26 मतदाता ऐसे थे जिन्होंने नोटा का बटन दबाया था। किसी भी प्रत्याशी को 26 मतदाता ने पसंद नहीं किया था। जी दर्शकों देखिए, वैसे तो हम लगभग 1 घंटे के करीब ये चर्चा कर चुके हैं। मन तो करता है कि आप लोगों के बीच में चर्चा करते रहें, लेकिन कुछ नई और बातों को लेकर के हम कोशिश करेंगे कल या परसों आपके बीच में जुड़ने की। लेकिन कुछ ऐसी जो बातें हैं वो आपके बीच में ज़रूर लेकर के आएंगे। अंतिम क्षणों में फिर से एक बार चर्चा को कुछ और लंबा करेंगे। तो रघुवीर जी, अब तक के जो जिक्र हुए हैं इनमें आपने क्या ऐसी जो अहम बात है वो रह गई हो, लेकिन मैं सवाल जो है जो पूछना चाह रहा था वो ना पूछ पा रहा हो, या फिर आप कुछ जवाब ऐसा देना चाहते थे वो मैं ना पूछ पाया हूँ, क्या ऐसा रहा? इस चुनाव में सबसे, जैसे कि इंद्रपाल चहार जी ने कहा था, विकास सेलवाल ने बड़े मतलब संयमित तरीके से बड़े मतलब कि एक समझे हुए तरीके से सवालों के जवाब दिए पत्रकारों के। यहाँ पर एक ऐड ऑन और करना चाहता हूँ। अगर इस पूरे कैंपेन के सभी जितने भी मतलब हम मान सकते हैं प्रत्याशी मैदान में थे, तो उन सब के अंदर अगर एक सबसे अलग जो सितारा चमका है, मैं बात कर रहा हूँ यामिनी सेलवाल की। जिस तरीके से उसने अपने पति विकास सेलवाल के हक के लिए या विकास सेलवाल के प्रचार के लिए लोगों के बीच में गए, जिस तरीके से उन्होंने एग्रेसिवली, क्योंकि इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अगर एग्रेसिव रहे हैं तो विकास सेलवाल की टीम रही है, चाहे वो मीडिया स्तर पर रही हो, चाहे वो कैंपेन करने की, चाहे उनके वक्ताओं की बात कर लें, तो ये सब तरीके से वो रहे हैं। और यामिनी सेलवाल ने भी बहुत अच्छी एक भूमिका अदा की और जो वो जवाब दे रही थे, क्योंकि सवाल तो उनसे भी किए जा रहे थे, तो मुझे लगता है उनके जवाब जो है वो विकास सेलवाल से भी ज़्यादा प्रभावित करने वाले थे। मतलब एक ऐसे मतलब व्यक्ति जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उनके फादर इन लॉ रहे बने, लेकिन इतना समय नहीं उन्होंने उनके साथ बिताया भी वो ऐसा कुछ गुर सीख पाए। तो ये एक चीज़ है भी, वो पढ़े लिखे होने का फ़ायदा है। तो जनता के बीच से जो आवाज़ उठी थी कि यामिनी सेलवाल विकास सेलवाल की स्टार प्रचारक बनती जा रही है, कहीं ना कहीं आपके माध्यम से भी वो बात सही होती जा रही है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर स्टार प्रचारक है किसी इस पूरे इस चुनाव प्रचार के अंदर, तो वो यामिनी सेलवाल ही है, जिसने उसी तरीके से, उसी जिम्मेवारी से सवालों के जवाब दिए हैं जिस जिम्मेवारी से एक प्रत्याशी देता है। और यही सबसे बड़ी मतलब मैं मानता हूँ इस चुनाव के अंदर
मेरे लिए एक बात रही है पर्सनल तरीके से, अगर मैं बात करना चाहूँ। वैसे मैंने उनका इंटरव्यू नहीं लिया, मैंने कोई इंटरव्यू नहीं लिया, लेकिन लोगों के जो आप जैसे साथियों ने जो उनके इंटरव्यू लिए, बिल्कुल मैंने उनसे बिल्कुल बातचीत की थी, और उस बातचीत में जो अलग अलग जो बातें, जिस प्रकार से मैं जो सवाल कर रहा था, एक सधा हुआ बिल्कुल स्टिक जो जवाब जो है वो यामिनी दे रही थी। मैंने एक बार नहीं 2 बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, और दोनों बार ही उन्होंने बिल्कुल अच्छे से उस सवाल का जवाब देने की कोशिश की और दिया भी है। बिल्कुल। और दूसरी बात अब बात करते हैं, जो अभी परसों चुनाव होने वाला है, ठीक है, 9 तारीख है मतदान होगा। एक अपील तो सबसे पहले यही है भी अपना मत का प्रयोग अवश्य करें, चाहे ये मतलब सरपंच या पंच लोकल लेवल पे नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि कोई भी हो, वो आपके हक की आवाज़ उठाने के लिए होता है। ये थोड़े बड़े स्तर पर उठाएंगे, आपकी बड़ी समस्याओं को हल भी करवा सकते हैं, आपके लिए ग्रांट भी लेके आएंगे, सब कुछ लेके आएंगे। जब मैं बताना चाहूँगा, होशियार सिंह सेलवाल जी किसी मीटिंग में नहीं बैठ पाए, वो उनसे पहले ही मतलब उनका निधन हो गया, जो जिला परिषद की बात करते हैं, तो वो नहीं बैठ पाए, लेकिन उनके बावजूद जब मीटिंग की गई तो मेरे हिसाब से 26 से 27 लाख रुपए उनके वार्ड को ग्रांट मिला है। ये शुरुआती था, अभी तो शुरुआती थी, तो वो ग्रांट्स करोड़ों रुपए आती है। तो मतदान जरूर करें, एक अच्छे अपने समझ के अनुसार जो आपको लगता है आप चुनाव जरूर करें, क्योंकि खुद का हित भी, सब हित भी देखा जाता है, हर जगह देखता है। हम कितना भी हम बड़े बड़े स्लोगन लगाएं, कितनी बड़ी बड़ी बातें करें मंच के ऊपर चढ़कर, लेकिन जब वोटिंग का समय आता है तो सब हित ही सबसे पहले है। तो सब हित में भी देख के आप वोटिंग जरूर करें, चाहे किसी को भी कर दें। और दूसरी बात, जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, फिलहाल 5 ही रह गए हैं, मतलब 2 ने तो समर्थन कर दिए हैं, तो और जो 2 समर्थन कर चुके हैं उनकी भी एक जिम्मेवारी बनती है अभी, जिनको उन्होंने समर्थन किया है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, लास्ट दिन भी है, 2 दिन है, इसमें वो अपना मतदान अवश्य करवाएं। और इसके अलावा और तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि हम किसी मुद्दे को या किसी चीज़ों को डाइवर्जन करने के लिए हम यहाँ नहीं बैठे हैं। हमें जो सामने दिखा हमने लोगों के सामने रखा। अब हमारे जो विश्लेषण है, इससे वो कितना सहमत होते हैं, कितना असहमत होते हैं, ये हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये उनके विवेक के ऊपर है। लेकिन वोटिंग जरूर करें, और जितनी ज़्यादा वोटिंग वो करेंगे उतना ही रिजल्ट जो है उनके हित में आएगा। जी बिल्कुल। दर्शकों, चैनल के माध्यम से जिस प्रकार से रघुवीर जी ने अपील की, सभी चैनलों के माध्यम से मैं भी आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 9 जुलाई को अपना मत जरूर डालिएगा। सबसे पहले जिस प्रकार से नेता कहते हैं, उसी की भाषा में अगर बात करना चाहें तो सुबह पहले उठ करके चाय नाश्ता भी भले बाद में आकर के कीजिएगा, लेकिन सबसे पहले अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा। इंद्रपाल जी, क्या कुछ और आंकड़े ऐसे हैं जो आपने जुटाए हो और मैं दर्शकों के सामने पेश करने के लिए आपसे अपील नहीं कर पाया हूँ? नरेश जी, जहाँ तक दोनों चुनाव की बात है, जो नवंबर 2022 में हुआ था और जो 9 जुलाई को होने वाला है, इसका हक विश्लेषण हर दर्शक चाहेगा कि किस प्रकार इसमें अंतर रह सकता है। अगर गांव वाइज बात करें, भेरिया अकबरपुर की अगर हम बात करें, तो इसमें सबसे ज़्यादा मत आए थे, वहां का आत्माराम नागर प्रत्याशी था नवंबर 2022 में, 1794 मत इनको मिले थे। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मत मिले थे वो थे 391 जोरा सिंह बुक्कल पावड़ा को। और होशियार, क्योंकि इस वार्ड के सदस्य भी नहीं थे, ये कह सकते हैं। सदस्य तो वैसे जिला परिषद के थे, लेकिन जो ये गांव इस वार्ड में आते थे, इन गांव में से किसी भी गांव के बासिंदे नहीं थे। इसके बाद वोट मिले थे 316 होशियार सिंह सेलवाल को। उस चुनाव को और इस चुनाव को अगर जोड़ के देखें तो जोरा सिंह बुक्कल को आप निकाल दिए, क्योंकि इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और 391 मत भेरिया अकबरपुर से उनको मिले थे, कि जो बहुत ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल। तो ये वोट किसको जाएंगे? हो सकता है कि आत्माराम नागर लगभग जो 1794 मत मिले थे 2000 ले जाएं, 1600 1500 ले जाएं, लगभग वही। लेकिन जो जोरा सिंह बुक्कल के वोट थे लगभग 400-391 वोट, वो कहाँ जाएंगे? वो भेरिया अकबरपुर में मुख्य कारण रहने वाला है। जी। इसके बाद अगर बात करें हम गांव बिठमड़ा की, सबसे ज़्यादा मत मिले थे रामफल बिठमड़ा को, जो कि गांव का संयुक्त प्रत्याशी था। कुल 6224 जो मत पड़े थे, उनमें से लगभग आधे मत 3356 मत रामफल बिठमड़ा को मिले थे।
इसके बाद 1456 मत होशियार सिंह सेलवाल को मिले थे, 226 मत आत्माराम नागर को मिले थे, विजयपाल बेदी को केवल 44 मत मिले थे, दर्शन सोडी को मिले थे 349, लगभग 400 मान लीजिए, जोरा सिंह पाबड़ा 157, मनदीप प्रभुवाड़ा 126, राजेश प्रभुवाड़ा 160, संदीप सेलवाल मदनपुरा 40 और 60 वोट 59 वोट नोटा पर पड़े थे। तो यहाँ पर रामफल बिठमड़ा मैदान में नहीं है। उनके जो 3356 मत हैं वो कहाँ जाएंगे, वो भी महत्वपूर्ण रहेगा। इसके बाद बात आती है बूढ़ाखेड़ा की। लगभग 2092 जो मत पड़े थे उनमें से 1063 आधे मत आप मान सकते हैं वो होशियार सिंह सेलवाल को मिले थे। जी बिल्कुल, दर्शकों के सामने एक रिपोर्ट के माध्यम से हमने वो पेश भी किए थे। हाँ, इसके बाद बूढ़ाखेड़ा में 416 वोट आए थे आपके रामफल बिठमड़ा, वो मैदान में नहीं है। विजयपाल बेदी प्रभुवाड़ा 133 मत, वो मैदान में नहीं है। और राजेश प्रभुवाड़ा वो भी काफ़ी गुआंढ करने नज़दीक होने के कारण 311 मत ले गए थे। इसमें 500 साढ़े 500 मत ऐसे हैं जो गांव बिठमड़ा के उसके बूढ़ाखेड़ा के प्रत्याशियों ने लिए थे, बूढ़ाखेड़ा से अन्य प्रत्याशी, वो मैदान में नहीं है। वो लगभग 500 साढ़े 500 मत कहाँ जाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। अगर गांव कल्लर बहनी की बात करें तो इसमें 373 वोट होशियार सिंह सेलवाल को मिले थे 1039 में से। इसमें सबसे ज़्यादा मत उसके बाद 211 मिले थे विजयपाल बेदी को, वो मैदान में नहीं है। वो वोट कहाँ जाएगा। जहाँ तक कुंदनपुरा की बात है, 871 मत गांव कुंदनपुरा में पोल हुए थे। होशियार सिंह सेलवाल को मिले थे 121, रामफल बिठमड़ा को 67 और आत्मा नागर को मिले थे 105 मत। 146 वोट मिले थे। यहाँ पर यहाँ भी आश्चर्य की बात है, जो जोरा सिंह भुक्कल हैं पावड़ा से, वो यहाँ भी लगभग ये मान लीजिए सबसे ज़्यादा मत यहाँ से लेके गए थे, 146 मत लेके गए थे। प्रत्याशी होने के कारण 1581 में से 1857 मत दर्शन सोडी साहू को मिले थे, वो मैदान में नहीं है। वो मत कहाँ जाएगा। जहाँ तक सूरेवाड़ा की बात है, 2 प्रत्याशियों को सबसे ज़्यादा मत मिले थे, 1215 होशियार सिंह को और 351 रामफल बिठमड़ा को, कुल 2074 में से। तो ये जो विश्लेषण है, इसमें जो अब चुनाव मैदान में प्रत्याशी नहीं है उनका वोट कहाँ जाएगा, यही पूरे चुनाव का हार जीत तय करेगा। यानी कि पूरे का पूरा निचोड़ जो है वो आपने बता दिया है कि इन वोटरों का रुझान जो है वो क्या स्थिति पैदा करने वाला। जी, अब बात करेंगे अंतिम अक्षणों में। रघुवीर जी, पूरा चुनाव आपने कवर किया है। प्रत्याशियों की अगर बात करें तो अपने चुनाव में प्रचार में पूरा दमखम लगाने की कोशिश की है। मीडिया ने भी हर वो पहलू दिखाने की कोशिश की है जो जनता देखना चाहती थी, लेकिन कुछ पहलू ऐसे भी रहे होंगे जो कि मीडिया की नज़रों में भी नहीं आए, प्रत्याशियों की नज़रों में भी नहीं आए, लेकिन मतदाता की वो महत्वपूर्ण मांग जो है वो कह सकते हैं, एक ज़रूरत जो है वो कह सकते हैं। क्या कुछ आपको ऐसा दिखाई दिया है कि उस समय तो नहीं दिमाग में नहीं आया होगा, तो अब ऐसा कुछ आया हो? आप किसी समस्या को लेकर बात कर रहे हैं या क्या? आप थोड़ा ये क्लियर कीजिए मुझे भी, कोई समस्या जो अगर उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। कई बार ऐसी बातें होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो निकल करके सामने आती है कि जनता अपने मुंह से नहीं कहना चाहती हो, लेकिन वो वास्तव में स्थिति ऐसी पैदा हो गई हो। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो चुनाव है इस बार थोड़ा सा सबका उदासीन रवैया ही है, कुछ ज़्यादा खुल के भी नहीं आ रहे। अभी बिठमड़ा गांव में थे हम, कल सारा दिन ही थे, तकरीबन जितने भी 2-3 घंटे हमने बिठमड़ा गांव में गुजारे। गलियों में से जब हम गुजरते थे तो जो वहाँ पे, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो लेडीज है, चाहे कोई भी था, उनसे एक थोड़ी सी चर्चा कर, वैसे चलते चलते हमने पूछते क्या राम हाल है जी, राम राम बढ़िया जी, वोट किसको दोगे? वोट साइलेंट, मतलब पता ही नहीं, कईयों को तो पता भी नहीं है वोट किसको देना है। और उसके बाद जब उनको यही नहीं पता भी वोट किसको देना है, इसका मतलब उनके वोट जो है डिसाइड उनके घर वालों ने कर रखे हैं। ज़्यादातर लेडीज़ की बात करता हूँ मैं। और उसके बाद अनिल बिठमड़ा एक ऐसा कैंडिडेट था जो स्टार्टिंग में उसने मतलब एक प्रकार से अपना जो निर्णय था लड़ने का चुनाव, उसके साथ खड़ा रहा। चाहे गांव उसके साथ खड़ा था या नहीं खड़ा तो वो अलग मैटर है, वो अपने निर्णय के साथ खड़ा रहा। उसने उस निर्णय के ऊपर काम किया, आगे चला, और आगे चलते चलते मैं मानता हूँ जितनी
जिस लेवल पे उसने स्टार्टिंग की थी अनिल बिठमड़ा ने, और जिस लेवल पे वो आज है, तो उसने काफ़ी एक लंबी छलांग लगाई है। वो जीत में बदले ना बदले वो अलग बात है, लेकिन एक ऐसी छलांग लगाई है जो उसके व्यक्तिगत और आने वाले समय में उसको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी, और एक सीरियस कैंडिडेट के तौर पे आने वाले समय में वो लोगों की नज़रों में भी आ जाएंगे। तो दर्शकों, एक बार फिर साथियों से चर्चा करेंगे। कैमरामैन साथी से कहूँगा कि एक बार तीनों को फ्रेम में ले लीजिएगा। तो इंद्रपाल जी, चर्चा हमने की है, लोगों को जहाँ तक कमेंट की बात है, तो मेरे को लगता है कि आज का ये कार्यक्रम अच्छा पसंद जो है वो आया है। मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा कि कल का अगर ये प्रोग्राम करने के लिए कुछ कमेंट्स आ जाए, या फिर जिस प्रकार से दर्शकों ने एक ऐसा सहयोग बनाया है कि लगभग 1.25 घंटे के करीब वो हमारे साथ जुड़े हैं, सभी चैनलों पर जुड़े हैं, तो कल को लेकर के कैसा प्रोग्राम जो है वो करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे? आप दोनों लोगों की राय जो है, आप दोनों साथियों की जानना चाहेंगे। नरेश जी, देखो, जो निचोड़ था लगभग वार्ड नंबर 1 का वो हमने कर दिया है जी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि मतदान के बाद जब हमारे पास ये रिपोर्ट आ जाएगी कि किस गांव से कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, उसके बाद अगर हम चर्चा करें 9 तारीख को, वो मेरे हिसाब से सही रहेगा। और जहां तक एक बात इसमें मैं कहना चाहूँगा, चर्चा में एक जो अधूरी रह गई है जी, जो चुनाव होना है 9 जुलाई का, इस पर सभी राजनीतिक दलों की निगाहें लगी हुई हैं। और जो 2024 में विधानसभा का चुनाव है, उसमें प्रत्याशियों को लेकर भी आंकलन होने लगा है कि जो प्रत्याशी जीत के आएगा, हो सकता है कि वो किसी मेन पार्टी का प्रत्याशी के तौर पर भी सामने आ सकता है। जहां तक उकलाना विधानसभा क्षेत्र की बात है, यामिनी जी की बात रघुवीर जी ने की, तो महिलाओं का एक विशेष योगदान उकलाना विधानसभा क्षेत्र में रहा है। 2009 का जो विधानसभा चुनाव था, इनेलो पार्टी ने सीमा गाबीपुर को प्रत्याशी के रूप में उतारा था जी। उसके बाद 2014 में भी जो सीमा गाबीपुर वो बीजेपी की टिकट पर आई थी। 2019 में आशा खेदड़ और बाला देवी खेदड़ दो महिला प्रत्याशी 2 मेन पार्टियों से चुनाव मैदान में थी। और अगर 2022 में संभावित प्रत्याशियों की बात करें तो पिछले 1-1.5 महीने से जो प्रचार चल रहा है उसमें ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जो दिग्गज नेता हैं प्रभुहाड़ा से कुमारी शैलजा, वो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर उकलाना विधानसभा क्षेत्र से आ सकती हैं। ऐसे में अगर विकास सेलवाल जीतने में कामयाब हुए तो मीडिया के माध्यम से भी अभी से ये चर्चा चल रही है कि विकास की बजाय हो सकता है कि जो यामिनी सेलवाल है उन पर भी नज़रें रह सकती हैं। जी, तो इंद्रपाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कल का जो कार्यक्रम है वो एक बार इंद्रपाल जी आपसे ही मैं जानना चाहूँगा। मैंने एक जिक्र किया था कि अगर किसी दर्शक का ऐसा कमेंट आ जाता है तो फिर क्या कुछ रहने वाला है? देख लेंगे, वो जैसा होगा, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर करना पड़ा तो कर लेंगे। जी दर्शकों, देखिए एक अच्छा जवाब इंद्रपाल जी ने दिया है। अगर आप चाहते हैं कि कल आप लोगों के बीच में किसी प्रकार की चर्चा हम लोग करें तो अपना कमेंट जो है वो आप कर सकते हैं, वरना तो जिस प्रकार से इंद्रपाल जी ने जिक्र किया है कि मतदान के बाद हम आपको आंकलन जो है वो देंगे, मतदान के बाद की स्थिति जो है वो आपको दिखाएंगे। जी, हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि अगर सभी साथी यहाँ पर 6 चैनल इस समय हैं जी, और अचानक ये हमारा प्रोग्राम बना है, हमारे और साथी भी हैं, लगभग 12-13 यूट्यूबर हमारे पास हैं उकलाना बरवाड़ा की अगर हम बात करें, तो हमारी ये कोशिश भी रहेगी कि मतदान समाप्त होने से 2 घंटे पहले और मतदान होने तक 9 जुलाई को ये अगर सभी का विचार बना कल की बजाय 2 घंटे हम मतलब 3 से लेकर 5 बजे तक लाइव आने की हमारी प्लानिंग है, अगर वो सफल हुई तो। जी दर्शकों, ये भी एक नया प्रयास, एक नई पहल कह सकते हैं कि आप लोगों के बीच में मतदान की हालात क्या है, किस प्रकार से मतदान हो रहा है, किस गांव में क्या चर्चा का विषय बना है मतदान को लेकर के, किस प्रकार से
कितना मतदान जो है किस गांव में हुआ है वो आप लोगों के बीच में लेकर के आने की कोशिश करेंगे। इन्हीं सभी चैनलों के माध्यम से तो आएगा ही, हमारे जो और मीडिया के साथी हैं उनके माध्यम से भी आप लोगों के बीच में ये सारी जानकारी जो है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी रघुवीर जी, कल के कार्यक्रम को लेकर के जिस प्रकार से इंद्रपाल जी से मैंने ये पूछा था, आपकी उस पर क्या राय? देखिए, आज चुनाव प्रचार शाम को ही बंद हुआ है और उसी के तुरंत बाद आप 2-3 घंटों के बाद हमने इस कार्यक्रम का एक आयोजन किया और मैं सफल कार्यक्रम मानता हूं। कल का एक दिन होता है जो चुनाव प्रचार बंद होने के बाद एक ऐसा दिन होता है जहां चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है। तो मैं पर्सनल, मेरी एक व्यक्तिगत यही राय है भी हम उस दिन किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम ना करें, क्योंकि हम मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं और हमारी छोटी सी कही बात भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को फ़ायदा भी पहुंचा सकती है और किसी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन जो बात इन्होंने कही भी चुनाव प्रचार मतदान खत्म होने के बाद हम एक आकलन करेंगे, तो वो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। वो हम किसी भी प्रकार से करें, चाहे वो 2 घंटे करें या 1 घंटे करें या कैसे भी रहेगा, तो वहाँ पे हमारा ये एक मतलब कह सकते हम पता लग जाएगा लोगों को भी जो बात तो 2 दिन पहले कही गई थी, क्या वो ऐसी बातें कुछ सामने आई है। तो इसका मतलब है टीम ने वर्क किया है, टीम ने काम किया है और मेरी राय में तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कल ऐसा हम ये वो मैं थोड़ा आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हम इस प्रकार की चर्चा करेंगे कि किस गांव में कितना मतदान हुआ है, हम किसी प्रत्याशी का जिक्र नहीं करेंगे। वो बात हम नहीं करना चाहेंगे क्योंकि करेंगे कल हम किसी प्रकार की, क्योंकि अब सभी बातें हो चुकी है, जैसे चार साहब ने कहा सभी बातें ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। कल जो है अपने अपने स्तर पे प्रचार करना चाहिए उनको। हमारा भी यही प्रयास रहना चाहिए, हम किसी तरीके से किसी चीज़ को इफेक्ट करने की प्रयास ना करें मीडिया से। खासकर मेरी ये एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है भी किसी तरीके से हम इसमें इन्वॉल्व ना हों। दूसरी बात जो बात की थी, जो नज़र जो है राजनीतिक दलों की नज़र की बात करता हूँ, एक उकलाना हल्के की बात करता हूँ, तो उकलाना हल्के के अंदर अकेले एक यही पार्षद नहीं है, यही वार्ड नहीं, यहाँ पे और भी बहुत वार्ड है। 6 से मेरे ख्याल अगर ओवरऑल मिला के देखा जाए तो 5 से 6 पार्षद यहाँ से निकल आते हैं उकलाना गांव से। तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी, ठीक है, क्योंकि पार्षद तो अगर कमल कायत जो 2 नंबर वार्ड से उनकी मिसेज बनी है वो भी कह रही है मैं भी इसका बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ, ठीक है। और इधर से किरमारा गांव से भी हमारे भाई साहब एक जीते हैं, वो भी अपने आप को बता रहे हैं। खेदड़ से भी हैं वो भी, क्योंकि ये सारे गांव तो इसी में, भजावड़ से भी हैं जो समुद्रपुरा, वो तो चलो जनरल में आ गए, ठीक है। और भी ऐसे 3 वार्ड तो मेरे ख्याल इसमें हैं जो ऐसे ऐसी कैंडिडेट जिनमें से हैं। तो ये मैं मानता हूँ अभी ज़्यादा जल्दबाजी होगी, ऐसी चीज़ों के ऊपर हम अपना मत रखें। लेकिन लोगों के दिमाग में एक यही है भी यहीं से निकलेगा। सिर्फ विधायक है, एक ही बार बना था यहाँ से, वो नरेश सेलवाल बने थे। उसके बाद विधायक जो है 2 बार बने हैं, तो अनूप धानक बने हैं, और अनूप धानक इस हल्के के भी नहीं हैं, वो राजली गांव के हैं। तो ये है लोगों के दिमाग में ये है कि जैसे नरेश सेलवाल की लॉटरी लग गई एक किस्म से, तो शायद हमारी भी लग सकती है। तो इस वजह से ज़्यादा ही चर्चाएं इस एरियाज के अंदर होती रहती हैं। मुझे नहीं लगता, बहुत ऐसे प्रत्याशी हैं जो काफ़ी मतलब अभी मेहनत करनी पड़ेगी सभी को। सोचना तो उन्होंने ही है, जो राजनीतिक दल हैं वो किससे क्या फ़ायदा हो सकता है उठा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अभी तो मेरे हिसाब से ज़्यादा जल्दबाजी होगी इस चीज़ के ऊपर चर्चा करना। और जो कार्यक्रम है, जैसा आप कहेंगे, चार साहब ने कहा है, जो मतदान के बाद का जो कार्यक्रम है वो हम ज़रूर पूरा प्रयास करेंगे। और पूरे साथी जो हमारे साथ और भी कोई आना चाहेगा तो हम उसको भी साथ लेके चलेंगे। साथ के साथ में अब हम अंतिम चरणों में इस कार्यक्रम के पहुंच चुके हैं। कोई अपील वगैरह या कोई संदेश वगैरह देना चाहेंगे? संदेश यही, मतदान कीजिए, बगैर डर के कीजिए, मत का प्रयोग जरूर कीजिए, चाहे किसी को भी दें। हम ये नहीं करें, हमारा ये मैसेज नहीं है भी आप स्पेशल किसी बंदे को, आप किसी को भी कीजिए, मत जरूर डालिए। जी दर्शकों, बार बार हम भी यही अपील कर रहे हैं कि अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा। इंद्रपाल जी, आपकी कोई बात तो नहीं रह गई या फिर कोई संदेश ऐसा जो कि आप दर्शकों को देना चाहें? नरेश जी, संदेश तो यही कि मतदान करें, धर्म से, जाति से, हर एक वर्ग से ऊपर उठ के आपको ये लगे कि इस प्रत्याशी में योग्यता है, जो आपको लगता है कोई भी हो सकता है, जो योग्य प्रत्याशी है उसको मतदान करें। जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करें। जी, तो दर्शकों, आज का एक कार्यक्रम जो अचानक सभी साथियों का बना, इस
कार्यक्रम का अंतिम जो है छोर पर हम पहुंच चुके हैं। आप लोगों से विदा जरूर लेना चाहेंगे, लेकिन साथ के साथ में एक बार फिर आप लोगों से यही अपील करेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी जो है वो आप लोगों के बीच में पहुंची है, आप लोग इसका हिस्सा बन करके और लोगों तक भी पहुंचा पाए। एक बार कैमरामैन साथी से अपील रहेगी कि एक बार तीनों साथियों को फ्रेम में ज़रूर लेकर के आए, ताकि हम तीनों एक साथ इस कार्यक्रम का अंतिम छोर जो है वो छू ले, इस कार्यक्रम का समापन जो है वो कर पाए। तो दर्शकों, साथ में इंद्रपाल जी आपसे भी और आपसे भी रघुवीर जी अपील करना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम का जो है वो हम समापन करें और दर्शकों का धन्यवाद करें। तो दर्शकों, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।